कोई भी हम हॉबी जब डेवलप कर लेते हैं तो हमारा ध्यान उस हॉबी पे चला जाता है और हमारे ये सारे ट्रॉमास दब जाते हैं या ये सारे ट्रॉमा छुप जाते हैं, बाद में ये हमें परेशान करते हैं। तो मेरे दोस्त ने उनसे पूछा कि आप हमेशा इतने बड़े सेट क्यों लगाते हैं, इतनी बड़ी फिल्में क्यों बनाते हैं। संजय लीला भंसाली मुस्कुराते हुए कहते हैं, देख भाई, मैं 10 बाय 10 की खोली में रहता था भिंडी बाजार में, वहाँ से हर चीज़ बड़ी दिखती थी। आज जब मेरे पास टाइम, एफर्ट, पैसा सब कुछ है तो मैं हर चीज़ बड़ी बनाता हूँ। आप समझ रहे हैं कहाँ से वो एक्सपीरियंस निकल के आ रहा है? ये चाइल्डहुड ट्रॉमा ही तो है और क्या है। तो हिप्नोसिस को थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में कि हर व्यक्ति समझ पाए। तो हिप्नोसिस का मतलब है एक ऐसी अवस्था में किसी के दिमाग को, अपने या दूसरे के दिमाग को लेके जाना, जहां आप इमेजिनेशन के जरिए इमोशंस को इतना गहराई से देखें कि वो आपको फील होने लगे। सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड की बहुत झगड़ा चलती रहती है, सब जगह सुनने मिलता है। थोड़ा सा इसका हिप्नोसिस से क्या कनेक्शन है? सबकॉन्शियस वो खजाना है, वो महल है जिसके दरवाजे पे एक ताला लगा हुआ है और चौकीदार खड़ा है जिसका नाम है कॉन्शियस। और ये ताला खोलने की चाबी हिप्नोसिस है, मेडिटेशन है, एनएलपी है। लोग आज स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से पीड़ित हैं और उसमें भी यही पेनफुल मेमोरीज हैं। इससे बाहर आने के लिए सिंपल एफर्ट्स क्या कर सकता है व्यक्ति, जिससे ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के जो चक्कर है, इस चक्रव्यूह से वो बाहर निकल सके? तो हिप्नोसिस से या जो भी दूसरी थेरेपीज आप कराते हैं तो क्या वो कर सकता है? इससे बाहर आने का जो सबसे आसान तरीका है वो। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वंडरफुल पॉडकास्ट के साथ। आज हमारे गेस्ट हैं रविंद्र कुमार जी, जिनको पूरा देश हिप्नो इंडिया गुरु के नाम से जानता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी हम हॉबी जब डेवलप कर लेते हैं तो हमारा ध्यान उस हॉबी पे चला जाता है और हमारे ये सारे ट्रॉमास दब जाते हैं या ये सारे ट्रॉमा छुप जाते हैं, बाद में ये हमें परेशान करते हैं? ऐसा भी होता है क्या? आपने बहुत सही सवाल पूछा। देखिए क्या है, ये सिर्फ हॉबीज़ के केस में नहीं है। हॉबीज़ क्या है? हॉबी आपको डोपामिन देती है, एड्रेनलिन देती है, ऑक्सीटोसिन देती है, तो आप थोड़ी देर के लिए मोमेंटरी अच्छा फील करते हो। और आपकी सैड लाइफ में अगर आपके पास कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको ये गुड हार्मोन्स का फ्लो दे रही हैं, माइंड बार बार उस तरफ जाना चाहता है। वो अच्छी एडिक्शन भी हो सकती है, हैबिट, हॉबी भी हो सकती है, वो बुरी एडिक्शन भी हो सकती है, गेमिंग की, पॉर्न की, किसी तरीके की एडिक्शन हो सकती है। कोर ये है कि हमारा माइंड सिर्फ पेन से डिस्ट्रैक्ट होकर प्लेजर चूज करता है। माइंड का कॉन्सेप्ट है, माइंड ऑलवेज इट चूजेस प्लेजर ओवर पेन। तो वो जो आप चाइल्डहुड ट्रॉमास जिनको आप बोल रहे हो, वो ऑफकोर्स जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करोगे वो दब जाते हैं। आप कुछ भी कर लो। आप देखिए ना, इंसान जैसे आप हैं फॉर एग्जांपल, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होंगे जो आप इमोशनली लेते होंगे। जैसे हो सकता है आपकी पसंद की गाड़ी कुछ और हो, मेरी पसंद की गाड़ी कुछ और हो। आपकी पसंद की गाड़ी आपको स्पेशियस चाहिए हो, थोड़ी सी एलिवेटेड चाहिए हो और इस तरीके की लुक वाली चाहिए हो। लाइक आप मुस्कुरा रहे हैं तो मैं मतलब ऐसी ही कोई गाड़ी आपके पास है। और मेरी पसंद की गाड़ी शायद ऐसी हो सकती है कि मुझे कंफर्ट पसंद है। गाड़ी सस्ती हो तो भी चलेगी, अगर कंफर्टेबल होनी चाहिए, दैट्स इट। इसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इसका काम सिर्फ यहाँ से वहाँ छोड़ना है मुझे। तो मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। मेरा ये कहाँ से आया होगा? मेरे चाइल्डहुड में कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा कि मैं कंफर्ट चूज कर रहा हूँ, दिखने की बजाय, विजुअल की बजाय मैं काइनेस्थेटिक एक्सपीरियंस चूज कर रहा हूँ। और आपका कहाँ से आया होगा? हो सकता है आपने बचपन में ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, चीज़ें ग्रैंड होनी चाहिए यार, छोटे में गुजारा होता नहीं है। तो आप जो कुछ भी करते हैं वो अपने चाइल्डहुड की वजह से करते हैं। मैं आपको संजय लीला भंसाली की एक बात बताता हूँ। संजय लीला भंसाली एक मूवी शूट कर रहे थे, तो मैं अपने एक दोस्त के साथ उस सेट पे था। ऐसे नॉर्मल एक बात होते होते तो मेरे दोस्त ने उनसे पूछा कि आप हमेशा इतने बड़े सेट क्यों लगाते हैं, इतनी बड़ी फिल्में क्यों बनाते हैं। संजय लीला भंसाली मुस्कुराते हुए कहते हैं, देख भाई, मैं 10 बाय 10 की खोली में रहता था भिंडी बाजार में, वहाँ से हर चीज़ बड़ी दिखती थी। आज जब मेरे पास टाइम, एफर्ट, पैसा सब कुछ है तो मैं हर चीज़ बड़ी बनाता हूँ। आप समझ रहे हैं कहाँ से वो एक्सपीरियंस निकल के आ रहा है? ये चाइल्डहुड ट्रॉमा ही तो है और क्या है। कि बचपन में कुछ बड़ा था ही नहीं, वहाँ से हर चीज़ बड़ी दिखती थी 10 बाय 10 की खोली से। तो आज वो बंदा कितने बड़े बड़े सेट बना रहा है, लग्जरी फिल्में बना रहा है। चाइल्डहुड ट्रॉमा ही तो है। सर, ऐसा भी कहा जाता है बहुत सारे लोग जीवन में आज सफल नहीं है क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा उनके दिमाग में है जो उनको पता भी नहीं है। मतलब उनको खुद भी नहीं पता कि मेरे दिमाग में क्या ट्रॉमा है बचपन का, नहीं पता है। तो क्या उसको निकालने की कोई सरल टेक्निक है जो ऑडियंस अप्लाई कर सकते हैं या जो लोग समझ के उसको प्रैक्टिस करके चाइल्डहुड ट्रॉमा ठीक कर सकते हो? देखिए, वैसे चाइल्डहुड हीलिंग थेरेपी अपने आप में चाइल्डहुड ट्रॉमा के लिए जो इनर चाइल्ड थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, वो अलग से एक पूरा कॉन्सेप्ट है। क्या है ना, इसके पीछे का कोर इमोशन समझो। हम इंसान क्या चाहते हैं अपने पास्ट में? काश यार वो हुआ ही ना होता। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। हम इंसान, हमारा दिमाग हमेशा सिमिलर सिचुएशंस में डिफरेंट रिजल्ट चाहता है। समझिए, किसी का कोई रिलेशनशिप फेल हो गया, वो चाहता है कि काश फेल ना हुआ होता,
रिलेशनशिप रहता, कितना ही खराब था, टॉक्सिक था, बुरा था, पार्टनर से लड़ाई होती थी, रिलेशनशिप रहता, बट खत्म नहीं होना चाहिए था। मतलब हम हमेशा एंडिंग कुछ और चाहते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि अगर इनर चाइल्ड को हील ना किया जाए तो वो बार बार सेम सिचुएशंस में फंसता रहता है, सेम डिसीजंस लेता है, सेम तरीके के लोगों में फंसता है। क्यों? क्योंकि उसका वो उस वक्त वहाँ पे इमोशन जो है वो हुक हो गया, उसे रिलीज नहीं किया गया। हाँ, एक ही प्रकार के धोखे उसको बार बार होते हैं, एक ही प्रकार का नुकसान उसको बार बार होता है, एक ही प्रकार की गलतियां बार बार करता है। तो ये सब चाइल्डहुड ये हमारे पैटर्न्स हैं, ये हमारा ट्रॉमा जो है, जब कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन घटित होती है, हमारा दिमाग उसके आसपास एक दीवार बना लेता है कि दोबारा ऐसा ना हो, और उसके लिए वो हमें ट्रेन करता है। हम क्यों हमेशा पास्ट में फंसे रहते हैं? हमारा दिमाग दो सिचुएशंस में क्यों होता है हमेशा, या तो पास्ट या फ्यूचर। पास्ट में इसलिए क्योंकि वहाँ से जितने भी पेन हैं, जितने भी मेमोरीज हैं, जितने भी इंसिडेंट्स जो घटित हुए हैं, अच्छे या बुरे, ज़्यादातर बुरे, दिमाग हमेशा उनके बारे में सोचता रहता है और यही कोशिश करता है कि दोबारा इसमें नहीं फंसना है। और फ्यूचर में हमेशा एंशियस होता है, वो भी पास्ट को सोच के ही कहीं वैसा दोबारा तो नहीं हो जाएगा। हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में रहने का मतलब है आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो। अब कुछ भी हो सकता है, मैं रेडी हूँ। और ये करने के लिए तो फिर आपको सिद्धार्थ की तरह जो है अपना राज्य छोड़ के बुद्ध बनना पड़ेगा। फिर जाके फिर आप सीखोगे कि वर्तमान में कैसे रहना है। तो इनर चाइल्ड को आप अगर नहीं जानते ना, इनर चाइल्ड डीलिंग, कुछ मत करो। आप जो उम्मीद दूसरों से कर रहे हो ना, काश वो समझ जाती, काश वो समझ जाता, काश मेरे पेरेंट्स समझ जाते उस वक्त मैं क्या चाहता था, काश ऐसा हुआ ही ना होता, काश मैंने वो डील की ना होती। आपके पास्ट वर्जन को खुद जाके देखो, उसकी बात सुनो, उसको कुछ गाइड मत करो, सुनो, उसको इमोशनली एक्सेप्टेड फील कराओ। हाँ, मैंने सुन लिया है, मैं समझ गया हूँ, और उसको डिवाइन हैंड्स में छोड़ दो। वाह, वंडरफुल, बहुत ही अच्छा। मतलब जब आप मुझे वो करवा रहे हो तो मुझे एक्चुअल लग रहा था कि मैं उसी दिन हूँ, सेम समय पे ही हूँ मैं। और जब आपने आँख खोलने की बात कही तो मेरा आँख खोलने का मन नहीं हो रहा था, उस इंसिडेंट से वापस आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो रविंद्र जी, एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे अभी आपने बोला कि या तो हम पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। मैक्सिमम लोग आज स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से पीड़ित हैं, और उसमें भी यही पेनफुल मेमोरीज हैं। राइट। तो इससे बाहर आने के लिए सिंपल एफर्ट्स क्या कर सकता है व्यक्ति, जिससे ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के जो चक्कर है, इस चक्रव्यूह से वो बाहर निकल सके? तो हिप्नोसिस से या जो भी दूसरी थेरेपीज आप कराते हैं, तो क्या वो कर सकता है? इससे बाहर आने का जो सबसे आसान तरीका है वो दो है, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल क्या है? अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। कैसे? क्यों कहते हैं आम भाषा में डॉक्टर्स कि यार कुछ दिन कहीं घूमने चले जाओ, माहौल बदल लो। क्यों कहते हैं माहौल बदल लो? जब आप कहीं कुछ ऐसा करते हो जो आपकी डेली लाइफ से हट के आप पैटर्न ब्रेक कर रहे हो। क्योंकि माइंड क्या करता है, माइंड इतना चालाक है, वो नई चीज़ सीखता है और बॉडी की कंडीशनिंग करके खुद साइड में हो जाता है। जैसे आपने गाड़ी चलाना सीखा, जब बचपन में पहली बार आपने गाड़ी चलाना सीखा होगा, साइकिल चलाना सीखा होगा, या जब भी आपने ड्राइविंग सीखी होगी, तो पहले दिन गाड़ी चलाते हुए आपको जितनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी थी, आज उसमें से कुछ भी याद नहीं रखते हैं आप। जीरो। पहले तो याद रखना पड़ता था, अरे ब्रेकर आ गया, अब क्लच दबाना है, गियर शिफ्ट करना। अब आप सिर्फ डेस्टिनेशन सोचते हैं, जाना कहाँ है। और अगर रोज एक ही रूट पे जाना हो तो शायद आप वो भी नहीं सोचते। आप बस गाड़ी स्टार्ट करते हैं और लगता है गाड़ी कोई और चला रहा है, ऑटो पायलट मोड पे चल रही है। राइट। और अगर आपकी गाड़ी में कुछ भी इधर उधर हो जाए, सीट आगे से पीछे हो जाए, स्टीयरिंग का जो हाइट है वो ऊपर से नीचे हो जाए, गाने आपके हिसाब के ना बज रहे हों, गाड़ी की फ्रेग्रेंस आपके हिसाब की ना हो, तो तुरंत आपका माइंड नोटिस करता है। इसका मतलब जो पहले था वो कंडीशनिंग थी कि गाड़ी ऑटो पायलट मोड पे चल रही है, पर उसमें जैसे ही हल्का सा चेंज आया, माइंड अलर्ट हो गया। तो कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए सबसे पहला तो है अपनी फिजिकल जो चेंजेस आपको लाने हैं। आप जो भी कर रहे हो उसको बिल्कुल चेंज कर दो। जैसे अगर आप बेड के लेफ्ट साइड सो रहे हो, राइट साइड सो। ओके। अगर पिलो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ लगाओ। जैसे कई बार लोग बोलते हैं इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई, नींद नहीं आती है, तो मैं अक्सर उन लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है, स्टार्ट डूइंग समथिंग। वहाँ लेट के नींद का इंतजार मत करो, क्योंकि क्या होगा, आप उस बेड पे उसी अवस्था में रोज लेट रहे हैं और उसी छत को देख रहे हैं, और अंदर इमोशंस आ रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी क्रिएट हो रही है। तो आपके इमोशंस और एक्सटर्नल वर्ल्ड सेम है, कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। एंकर कर लिया। जैसे ही आप एंकर हो जाएगा, जैसे उस सिचुएशन में जाओगे आपको सेम इमोशन फील होने लगेंगे। नींद नहीं आ रही है, खड़े हो जाओ, किताब पढ़ो, देखो 15 मिनट में नींद आ जाएगी।
नहीं आई तो फिर किताब ही पढ़ लोगे कम से कम। मतलब इमोशन ने जगह को एंकर करके Yes. रखा है और जगह ने भी इमोशन को एंकर एंकर करके रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको उसको तोड़ना है। तो सबसे पहले फिजिकल कंडीशनिंग तोड़ दो। जैसे मेरे पास अगर कोई डिप्रेशन वाला आता है तो मैं उनको बॉडी लैंग्वेज चेंज करने के लिए बोलता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि आज इस मोमेंट के बाद से थोड़ा सा लाउड बोलना है। कपड़े मान लो उन्होंने ढीले ढाले पहने, फिट कपड़े पहनना चालू कर दो। अगर चप्पल पहने तो स्पोर्ट शूज़ पहनना चालू कर दो। खाने पीने में कुछ चेंजेस करने हैं, अगर ऐसा नहीं खाते थोड़ा ऐसा खाना चालू। सबसे पहले फिजिकल कंडीशनिंग तोड़नी है। फिर आता है इमोशनल कंडीशनिंग। इमोशनल कंडीशनिंग जो है वो हमारे बाकी 2 एलिमेंट्स पर डिपेंड करती है, ऑडिटरी एंड विजुअल। आप कैसा देखते हो, कैसा सेल्फ टॉक करते हो। तो सेल्फ टॉक और विजुअल्स के लिए हम क्या करते हैं, हम फिर उनको बोलते हैं मेंटल रिहर्सल करो। यहाँ पे हम कुछ ऑडियोज़ दे देते हैं उनको, उनका माइंड प्रोग्राम कर देते हैं, अफर्मेशंस करने के लिए बोलते हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करने के लिए बोलते हैं, मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे सरल है, बॉडी को चेंज करो, पैटर्न चेंज करो, और दिन में एक वक्त ऐसा निकालो जब आप 10 से 15 मिनट बैठ के सिर्फ डीप ब्रीदिंग करो और कुछ मत करो। अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, उससे आपकी बॉडी हाईली ऑक्सीजनेटेड होती है, उससे आपकी बॉडी प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती है। आपने देखा होगा लोग अक्सर सिगरेट पीते हुए बोलते हैं यार टेंशन हो गई, सिगरेट दे फटाफट। उनको वो सिगरेट से रिलीफ नहीं मिल रहा है, वो जो गहरी सांस ले रहे हैं ना उसको छोड़ते हुए और पीते हुए, उससे रिलीफ मिल रहा है। आपने देखा होगा गुस्सा आने के बाद जब आप गुस्सा उतार नहीं पाते हो तो आपकी ब्रीदिंग तेज हो जाती है। और गुस्से को ख़त्म करने का तरीका क्या है, एक झटके में कहता है ठीक है अब हो गई बात ख़त्म। आप एकदम से एक्सेल करना चाहते हो उसको। आपकी बॉडी ऑक्सीजन, लाइफ क्या है, लाइफ प्राण, प्राण क्या है, ब्रीदिंग ही प्राण है। जब हम माँ के गर्भ में हैं हम जिंदा हैं, लेकिन हम सच में जिंदा नहीं हैं, हम प्रॉक्सी पे जिंदा हैं। हमारी माँ से जो हम जुड़े हुए हैं उनकी बॉडी मैकेनिज्म से हमारा हार्ट चल रहा है, हमारा अंदर फ्लो चल रहा है, वेंटिलेटर टाइप चल रहा है। वेंटिलेटर टाइप चल रहा है। जैसे ही आप जीवन में आए, आप पैदा हुए, दुनिया में आए, सांस है वो चीज़ जो आपको जिंदा करती है। और जब इंसान मरता है, हार्ट तो भी चल रहा होता है उसका कुछ देर तक, ब्रेन तो भी चल रहा होता है, ब्लड फ्लो कहीं ना कहीं हो रहा होता है, ब्रीदिंग जाती है। तो सांस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर सबसे पहले नब्ज ही देखते हैं, नब्ज ही सांस देखते चल रही है हैं। नहीं हाँ। चल रही है, ऐसे करके देखते हैं, या ऐसे गले में टच तो करके वो क्या देखते है जो बॉडी को अलाइव या डेड बनाता है, हैं। सांस, ब्रीदिंग की प्रेजेंस या एब्सेंस। तो 10 मिनट अगर आप डीप ब्रीदिंग भी कर लोगे दैट्स अमेजिंग। भ्रामरी कर लो दैट्स अमेजिंग। कपालभाति कर लो, स्ट्रेस हो रहा है तो दैट्स अमेजिंग। आजकल तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बॉक्स ब्रीदिंग कर लो, ट्रायंगल ब्रीदिंग कर लो। 10 मिनट डू समथिंग विद योर ब्रेथ, सिट कंफर्टेबली एंड ब्रीथ, दैट्स इट। जैसे जो भी चीज़ें आपने बोली, मुझे नहीं लगता कि एक भी चीज़ करने के लिए लोगों को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है या एक्स्ट्रा खर्चा करना है। कुछ भी नहीं, सब कुछ घर पे बैठ के आराम से किया जा सकता है। फिजिकल पैटर्न बड़े आराम से तोड़े जा सकते हैं, मेंटल रिहर्सल बड़े आराम से की जा सकती है, अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, जगह को चेंज कर सकते हैं। सब कुछ बड़ी ही सिंपल है और लोग कर सकते तो मेरा एक दोस्त है, उसका एक शेर है कि मजहब तो माँ के पेट में ही मिल गया मुझे, आंखें खुली नहीं थी कि जात मिल गई। इवन यू आर बॉर्न, उससे पहले आपके ऊपर एक Identity दे दी जाती है। रिलीजियस आइडेंटिटी होती है, और आपके ऊपर एक आइडेंटिटी होती है, आप ये हो। और रिलीजन के, हर एक रिलीजन के अपने कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स आपको एक सर्टेन तरीके से ट्रेन करेंगे, आपके बिहेवियर को ट्रेन करेंगे, आपकी लैंग्वेज को ट्रेन करेंगे, आपके डिसीजन मेकिंग को ट्रेन करेंगे। तो आप सोचिए कि आप तो इंडिविजुअलिटी तो कहीं बची ही नहीं, राइट। तो क्या होता है, बचपन में हमें इतना डिपेंडेंट बनाया जाता है कि हम हर चीज़ का सोल्यूशन दूसरे से ढूंढते हैं। कोई तो बताए, मम्मी बताए, पापा बताए, दोस्त बताए, बड़ा भाई बताए, और जब कोई नहीं तो भगवान जवाब देगा, भगवान तो बताए। इसीलिए वी आर सो हमें ट्रेन किया गया, गो एंड प्रे, आस्क गॉड, गॉड विल हेल्प यू। मैं कह रहा हूँ ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आपने इंडिविजुअल को ट्रेन नहीं किया अपनी प्रॉब्लम्स अपने आप हाथ में लेने के लिए। और पता है कब ट्रेन किया जाता है, जब वो इतना डिपेंड होने लगता है कि माँ बाप को लगता है यार ये तो हर बात के लिए हम पे निर्भर है। फिर हम उसे कहना चालू करते हैं, खड़े हो, बाहर जाओ, दुनिया में अपने आप करो, अपने एग्ज़ाम दे के आओ, अपने आप अपनी दुकान पे जाओ, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने आप स्कूल जाओ। तो हम उन्हें उस वक्त ट्रेन करने की कोशिश करते हैं जब स्कोप ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए हम हमेशा चाहते हैं मेरे पेन का सोल्यूशन दूसरा दे। यहाँ पे फिर हम आते हैं, थेरेपिस्ट आते हैं, हीलर्स आते हैं, गुरुज आते हैं, यहाँ पे फिर ईश्वर आते हैं, यहाँ पे फिर हमारे बड़े बुजुर्ग आते हैं, हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता आती है।
मतलब जो आसान है पर खुद से करने के लिए ट्रेन नहीं किया गया है हमें। जो बुद्ध जी बोल के गए अपो दीपो भव, हाँ, वो यदि हमें अर्ली एज में एहसास हो जाए या अर्ली एज में हम उसको प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दें कि अपने जवाब अपने आप से ढूंढना शुरू कर दें, तो ये सारी चैलेंजेस कुछ कम हो सकती हैं क्या, ऐसा लगता है आपको? हो सकती है ना। देखिए सर, अब आपका पेपर ना भरा हुआ है, आप इसमें कुछ और लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो थोड़ी थोड़ी जगहें बची आप वहाँ लिखते जा रहे हैं। अब अगर आपको और लिखना होगा तो फिर आपको इतना खिचड़ी बना के लिखना होगा कि वो आपको समझ में आएगा और किसी को नहीं। मतलब आप जितना ज़्यादा इमोशन से भरते जाएंगे, आपके लिए तो वो एडजस्टमेंट चल रही है, दुनिया को समझ में नहीं आएगा, दुनिया को परेशान करेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये पेपर जब खाली था तब अगर हमारे पास ये पॉइंट्स क्लियर होते तो हम बहुत अपने हिसाब से लिखते इन पे कि इतने स्पेस में हम ये लिखा जा सकता है। ऐसे ही खाली स्लेट होती है बचपन के 7 साल। जब एक बच्चा पैदा होने से लेकर 7 साल तक का होता है, शुरू के 3 साल जब वो लैंग्वेज सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, जब वो चलना सीख रहा है, उसमें वो बॉडीली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन लैंग्वेज न्यूरॉन्स क्रिएट कर रहा है, विजुअल न्यूरॉन्स क्रिएट कर रहा है। आपको पता है जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा कानों का तेज़ होता है क्योंकि भाषा सीख रहा है वो, तो उस वक्त हमारे ऑडिटरी चैनल्स तेज़ होते हैं। 3 से 7 साल तक हम विजुअल हो जाते हैं, हम जो देखते हैं वो सीखते हैं। और ये करीब 7 से 10 साल 11 साल तक हमारे पास भाषा भी आ गई, विजुअल भी आ गए। अब हम इनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, झूठ बोल के देखेंगे, बात छिपा के देखेंगे, जितना बताना है उतना बता के देखेंगे, ये नहीं पूछना है मम्मी से या ये पूछना है, ये बताना है नहीं बताना, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। और जब बाय द टाइम जब हम टीनेज में आते हैं 13-14, तब तक हम अपनी एक दुनिया बना चुके होते हैं, हम ट्रेंड हो चुके होते हैं, हमारे अंदर ट्रॉमास भी होते हैं, हमारे अंदर हमारे नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं, हमारे अंदर अलग एक दुनिया बन चुकी होती है। अब हम अपनी दुनिया को रियल कंडीशन में टेस्ट करते हैं, जो जो हमारे लिए काम करता है उसको रख लेते हैं, जो जो मेथड्स काम नहीं करते हैं उसको हम मॉडिफाई करते जाते हैं। तो जो शुरू के 7 साल हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है सर। उसमें पेरेंट्स की लैंग्वेज, पेरेंट्स का बिहेवियर, पेरेंट्स के विजुअल एग्जाम्पल्स बहुत मायने रखते हैं। एक चीज़ और अभी आपसे बात करते हुए मन में सवाल आया कि क्या आज की जनरेशन को ज़्यादा कंफर्ट मिल गया इसलिए भी स्ट्रेस एंजाइटी ज़्यादा बढ़ गई है क्या? हमारे पेरेंट्स के पास जो रिसोर्सेज थे उसके हिसाब से वो जो बेस्ट कर सकते थे वो कर रहे थे। हमारे पास जो रिसोर्सेज थे हम अपने आप के लिए यूज़ कर रहे थे। अब जो जनरेशन आ रही है इनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो इनको यूज़ कर रहे हैं। हम चाह ये रहे हैं कि ये हमारे जितना स्ट्रगल फेस करें इस लाइफ में रहते हुए, वो तो नहीं होगा। अब मुझे देखिए क्या है ना, कई बार पीटीएम में जाता हूँ तो पीटीएम में मैं देखता हूँ कि ना एक दूसरे के हिस्से में ब्लेम लगाने का एक गेम चल रहा है। टीचर कहेगी ये बहुत अच्छा बच्चा है लेकिन बहुत आवाज़ करता है, शरारतें बहुत करता है, मैथ में थोड़ा सा ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पेरेंट्स, आप देखो मैम, अब हम तो आपके पास भेजते हैं, वैसे तो घर पे भी बहुत शरारती है। अब वो एक इंडिविजुअल बैठा है, वो ये सोच रहा है भाई मैं, टीचर कह रही है मैं ब्लेम नहीं लूंगी, देखो आपका बच्चा है, मैं बता रही हूँ आपको, उसकी रिपोर्ट दे रही हूँ। पेरेंट्स कहेंगे देखो मैम हम तो आपके पास भेजते हैं, हमारे ऊपर ब्लेम मत डालो, हम तो आपके पास, आपकी जिम्मेदारी है उसको पढ़ाना। बच्चे को धीरे धीरे क्या होगा, इन सब चीज़ों से मतलब आना बंद हो जाएगा। बोले कोई कितने एफर्ट कर लो, कोई अप्रिशिएट तो कर ही नहीं रहा है। आप रोज किसी चीज़ पे अप्रिशिएट कर रहे हो, आपको एफर्ट कर रहे हो, आपको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, तो क्या होगा? एफर्ट्स करना बंद कर दोगे, या आप उतना ही करोगे जितना दूसरे के को दिखा के आपको अप्रिशिएशन मिल सके, दैट्स इट। तो कंफर्ट तो है, लेकिन उस कंफर्ट के साथ उनको उस कंफर्ट को यूज करना सिखाना चाहिए, बजाय ये कहने की देखो तुम सारी चीज़ों में अच्छे हो, मैथ में अच्छे नहीं हो। ठीक है मैम, मैंने समझ गया, मैं हमारा बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है, ये बताओ करें क्या? रिजल्ट दो, रीजंस दो, आपने दे दिया, रिजल्ट लाने के तरीके दो, क्या करें? तो कंफर्ट है जनरेशन में, कभी हमें ये गैप लाना ही नहीं चाहिए। आज की जनरेशन वर्सेस पिछली जनरेशन, हम वो मेरे नाना नानी जी चुके हैं उनका टाइम। मेरी नानी मुझे एग्जाम्पल देती थी, बेटा पैसा पैसा जोड़ के रुपया बनता है। मेरे हाथ में तो 10 का नोट था, मुझे पता ही नहीं था पैसा जोड़ के कैसे बनेगा रुपए, क्योंकि उन्होंने पैसा देखा है 1940s 50s 60s में। मेरे पास तो 10 रुपये पॉकेट मनी है। मेरे बच्चे को 10 रुपये पॉकेट मनी समझ में ही नहीं आती है। पापा ये तो खत्म हो जाते हैं, 10 रुपये में क्या आता है यार, नहीं आएगा, उसका रीजन है। तो अब मैं उसको ये बोलूं कि हमें 2 रुपये मिलते थे, 5 रुपये मिलते थे, उससे कुछ नहीं होगा सर। तो करंट सिनेरियोस जो भी है उसको डिफिकल्ट बनाने की बजाय बच्चे को यूज करना सिखाओ। प्लस ये हमारे लिए भी चैलेंज है, हम जेनजी के साथ जो हमने जैसे बोल दिया जनरेशन जेनजी, ये हमारी कमी को दिखाता है कि हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं उनका पेस। एग्रीड। हम समहाउ खुश हो गए हैं इस बात में कि दूसरे पे ब्लेम लगा देंगे, आपका बच्चा मैथ में ठीक नहीं है जी,
मैम आप और तरीका ढूंढो, तीसरा तरीका ढूंढो, चौथा ढूंढो, प्ले वे समझाओ, नहीं समझ में आ रहा कुछ और तरीका ढूंढो, मुझे बताओ कोई और तरीका। पर आप 50 बच्चों वाले तरीके से इसको पढ़ा रहे हो, इसका लर्निंग कैपेसिटी या इसका लर्निंग का जो तरीका है, पैटर्न वो नहीं है, तो मैम कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। सिमिलरली मैं अगर उतना ट्रेंड नहीं हो पा रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, देखो भाई मेरे साथ ज्यादा जबान दराजी करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को पता ही नहीं है कैसा होता है, हम तो इतने बजे उठ जाते थे। अब मेरी नानी अगर ये बोले सुबह 4 बजे उठ जाते थे, है ना, फिर 15 किलो आटा चक्की पीसते थे, वी अप्रिशिएट दैट, मैं समझ में आता है भाई उन्होंने किया है अपनी लाइफ में। पर अभी किसी की शादी अगर परसों हुई है, वो क्यों चक्की पीसेगी सुबह उठ के? तो नहीं सर, मेरा मानना है कंफर्ट जरूरी है, आप कंफर्ट के लिए ही मरते हैं, कंफर्ट ही ढूंढ रहे हैं, उसको यूज करना सिखाइए बच्चों को और खुद भी ट्रेंड होइए। तो मैं वापस से मेरे मूल क्वेश्चन पे आता हूँ कि जैसे लोग आपको हिप्नोगुरु इंडिया बोलते हैं, तो हिप्नोसिस को थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में कि हर व्यक्ति समझ पाए, थोड़ा सा और डिफाइन करके बताइए कि हिप्नोसिस क्या है। और उसका, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि रुमाल के कलर बदलने से किसी के जीवन में बदलाव नहीं आता, पर हिप्नोसिस से जीवन में बदलाव आता है। तो हिप्नोसिस क्या है, सेल्फ हिप्नोसिस लोग कैसे कर सकते हैं, और उससे सच में क्या बदलाव हम सोसाइटी में, इंडिविजुअल लोगों में, हमारे देश में लाने में एक छोटा प्रयास कर सकते हैं। तो हिप्नोसिस जो है वो ट्रांस को नोइंगली क्रिएट करने की कला है। मेरे पास कोई एक आदमी आया, वो कहता है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता हूँ और उस गुस्से की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मैं अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हूँ, मैं रिलेटिव्स में पॉपुलर नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। ये उसके दिमाग की ट्रांस है, ये उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मेरी बिलीफ सिस्टम बना लिया। यस, खुद के पैटर्न सोचने की वजह से पैटर्न उसका बिलीफ सिस्टम है। मैं क्या करूंगा, जो वो अचीव करना चाहता है मैं उसको एक खास अवस्था में ले जाके वो चीज़ फील कराऊंगा। तो हिप्नोसिस का मतलब है एक ऐसी अवस्था में किसी के दिमाग को, अपने या दूसरे के दिमाग को लेके जाना, जहां आप इमेजिनेशन के जरिए इमोशंस को इतना गहराई से देखें कि वो आपको फील होने लगे। जैसे आप कभी कभी मूवी देखते हैं और मूवी देखते हुए उसके असर में रहते हैं। जैसे आजकल एक मूवी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, हाँ सही आ रहा है राइट, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें आप देख रहे हैं कितने सारे लोग, रील्स आ रही है, कोई रो रहा है, कोई गिर रहा है। वो मूवी ने उस 2.5-3 घंटे में उनको हिप्नोटाइज ही तो किया है। वो एक कहानी के जरिए उनको उस जोन में ले गए जहां पे उनके ट्रॉमास हिट हो रहे हैं। मतलब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, जब हमारी दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी तो हम लोग पूरा वो इमेजिन कर लेते थे, पूरी वो, मतलब हम भी ट्रांस में चले आते थे। तो वो हिप्नोसिस है। तो हिप्नोसिस का मतलब है अपनी बातों के जरिए, अपने एक्शंस के जरिए किसी के दिमाग में ऐसी इमेजिनेशंस या ऐसी फीलिंग्स क्रिएट करना जिससे वो इंस्पायर हो, जो आपको चेंज लाना है वो चेंज आए। तो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड और ये बहुत नेचुरल है। इसको लेके ना कुछ मिथ हैं, लोगों को लगता है कि हिप्नोटाइज करके का मतलब है किसी को अपने वश में कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सच में मेंटलिस्ट हो। मैं अगला सवाल ये पूछने वाला था, आपने कैसे जज कर लिया, मेरे चेहरे को पढ़ लिया। नहीं, क्योंकि अक्सर ये इसके बाद होता ही है, लोगों को लगता है तो फिर क्या हम किसी को वश में भी कर सकते हैं? ये जो हम खबरें सुनते हैं, इससे ठगी हो गई, क्या नोट निकलवा लिए, गहने निकलवा लिए, क्या ये सच में? ऐसा नहीं होता। हिप्नोसिस से ऐसा नहीं होता। हिप्नोसिस बहुत सेफ साइंस है। हिप्नोसिस मेडिटेशन की तरह है, लेकिन मेडिटेशन में क्या है, आप अपने आप को सिर्फ चुप करके बैठे होते हो और मेडिटेशन में चुप करके बैठते हो। हिप्नोसिस में क्या है कि आपको गाइड किया जाता है एक खास इमोशंस को क्रिएट करने के लिए। तो ये हिप्नो मतलब नींद जैसी एक अवस्था, रिलैक्स्ड अवस्था, फोकस्ड अवस्था, दैट्स इट। तो ये केवल सोचने का पैटर्न या बिलीफ सिस्टम है, या सच में इसके पीछे कोई साइंस है? बिल्कुल साइंस है सर। आप बिलीफ सिस्टम को सिर्फ सोचने का जरिए क्यों मान रहे हो? हमारी ज़िंदगी है, हमारी बॉडी तो टूल है बाहर जो प्रेजेंट करती है। असली तो हम सब जो कुछ भी अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से है ना। आपने यही कपड़े पहनने का डिसीजन क्यों लिया आज? आपने जब खुद को मिरर में देखा तो आपको लगा आज ये बेस्ट लुक आ रही है, राइट? किसके हिसाब से बेस्ट लुक है वो? मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से। आपको इनर अप्रूवल लगता है कि आप दे रहे हो, बट अगेन दैट इनर अप्रूवल इज बेस्ड ऑन द अप्रूवल फ्रॉम द सोसाइटी, व्यूअर्स। मेरे पिछले पॉडकास्ट आप देखेंगे, मेरी बियर्ड नहीं थी, मैं बहुत सूटेड बूटेड टाइप पॉडकास्ट। सडनली आई ब्रोकन माई पैटर्न। मैं इसलिए सूट लेके आया था, मैंने कहा रविंद्र जी का पॉडकास्ट है तो सूट बूट में बैठना। हाँ मेरे पास है, गाड़ी में रखे हैं, पर टुडे आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, आज टी शर्ट में पॉडकास्ट करते हैं, तो बियर्ड में पॉडकास्ट करते हैं। क्यों? आई नो कि मैं अपने पैटर्न्स को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। मुझे मेरा अप्रूवल मेरी नज़र में चाहिए। तो हमारा बिलीफ सिस्टम जो है ना सर, वो
वो फाउंडेशन है 90% वर्ल्ड की मेरे हिसाब से, और 10% जो है वो हमारी बॉडी करती है। तो ये सिर्फ सोचने का नज़रिया नहीं है, ये सिर्फ बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये रियल कॉन्क्रीट वर्क है जो अंदर जाके काम करता है। क्योंकि दिमाग को अगर कुछ भी चेंज करना है तो दिमाग की भाषा में बात कर किया जा सकता है, और किसी तरीके से नहीं, और वो भाषा है हिप्नोसिस। मतलब दिमाग को ट्रेंड करने की भाषा है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस। मतलब माइंड का बड़ा रोल इसमें होता है। सब कुछ और- माइंड है सर। और ये जो सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड की बहुत झगड़ा चलती रहती है, सब जगह सुनने मिलता है, थोड़ा सा इसका हिप्नोसिस से क्या कनेक्शन है? तो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारे दिमाग का वो हिस्सा है, हमारे मन का वो हिस्सा है जो भावनात्मक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और 90% सबकॉन्शियस है, और 10% हमारा कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड का काम क्या है? थिंकिंग एंड प्लानिंग, एनालिसिस करना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएट करना। सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? इमोशंस, मेमोरीज, हैबिट्स, हॉबीज़, एडिक्शंस, रिलेशनशिप पैटर्न्स, हमारे बिहेवियर को क्रिएट करना, हमें ज़िंदा रखना। आप लॉजिकली अपनी ब्रीदिंग बंद नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से कभी अपनी सांस नहीं रोक सकते, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है, वो आपको ज़िंदा रखना है। आप सो जाते हैं, सोने के बाद लॉजिक नहीं चल रहे हैं, लेकिन आपका हार्ट फिर भी चल रहा है, आपका दिमाग सपने दिखा रहा है आपको, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है। आपकी जितनी भी परामानसिक शक्तियाँ हैं, जिनको हम स्पिरिचुअल ग्रोथ कहते हैं, साइकिक एबिलिटीज़ कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का काम है। आपको जितनी भी अचीवमेंट्स फील होती हैं, उनके लिए जो भी पैटर्न्स बनाए जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। आप हर रोज़ एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, धीरे धीरे ट्रेनिंग लेने के बाद आपका दिमाग आपके पैटर्न्स बना देता है, और आपको आसानी, सहूलियत प्रोवाइड करता है कि रोज़ इस इंसान को इतने किलो वेट उठाना है, तो इतनी जान तो बना ही देता हूँ शरीर में, ये इतनी भाषा तो बना ही देता हूँ, इतना चलना तो सिखा ही देता हूँ, इतनी गाड़ी की ट्रेनिंग तो कर ही देता हूँ। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। ग्रेट। तो सबकॉन्शियस वो खजाना है, वो महल है जिसके दरवाजे पे एक ताला लगा हुआ है और चौकीदार खड़ा है जिसका नाम है कॉन्शियस माइंड। और ये ताला खोलने की चाबी हिप्नोसिस है, मेडिटेशन है, एनएलपी है। मेरे सारे जो सवाल मैं आगे पूछना चाहता हूँ वो सब आपको पहले कैसे पता चल रहे हैं? अब हो सकता है सर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ शायद आगे की सिचुएशन के लिए। मतलब मेरा अगला सवाल ही ये था कि सर हिप्नोसिस से हीलिंग कैसे कर सकते हैं, और हिप्नोसिस और एनएलपी में क्या कनेक्शन है? तो हिप्नोसिस से हीलिंग की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। हिप्नोसिस हीलिंग के लिए वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप कन्वेंशनल थेरेपीज़ के मुकाबले में हिप्नोसिस से जब हीलिंग करते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व कर सकते हैं जो कन्वेंशनल थेरेपी बहुत टाइम लेती हैं। जैसे सीबीटी, हर किसी के लिए सीबीटी उतना अच्छा टूल नहीं हो सकती। सीबीटी है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब हर कोई कॉग्निशन लेवल पे अपनी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहा है। मतलब बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनको ये मेंटल ट्रॉमा है, या ये सोचने का पैटर्न गलत है, या उनके दिमाग में गलत बिलीफ सिस्टम फिट है। ये लोगों को ही पता नहीं, अवेयरनेस ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है। लेकिन इमोशंस तो सब इमोशन सबको, एग्जैक्टली, स्ट्रेस सब फील कर रहे हैं, एंजाइटी सब फील कर रहे हैं, गुस्सा सबको बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन सबके अंदर बहुत जल्दी जल्दी जाग रहा है ना। तो प्लेजर ओवर पेन, कंफर्ट ओवर स्ट्रगल सब चूज कर रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा हो क्यों रहा है। इसीलिए आप लोगों को ये कहते हुए पाते हैं यार मेरे अंदर ये चीज़ बुरी है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो लॉजिकल लेवल पे जानता है कि ये बुरी है और लॉजिकल लेवल पे एफर्ट कर रहा है कि इसको छोड़ देना चाहिए। प्रॉब्लम जो है वो है इमोशंस में। किसको नहीं पता है कि उसको सुबह जल्दी उठना चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए, जिम जाना चाहिए। किस डायबिटिक को नहीं पता है कि मीठा नहीं खाना चाहिए, या किस ओबीस को नहीं पता है कि उसको वेट कम करने की ज़रूरत है, मगर फिर भी लोग समहाउ कंफर्ट में आ जाते हैं, खुद को ये कह के टाल देते हैं अरे यार देखा जाएगा जो होगा। लेकिन सच ये है कि वो अंदर से प्रयास करके दिख चुके हैं। लेकिन रूट कॉज क्या है? ओबीस होने का डिसीजन लिया ही क्यों बॉडी ने? डायबिटीज़ का डिसीजन लिया ही क्यों बॉडी ने? ये चीज़ें जो हैं ये आप हिप्नोथेरेपी से हील कर सकते हैं, क्योंकि कॉग्निशन लेवल पे नहीं है, वो इमोशनल लेवल पे है। इमोशनल लेवल पे हम हिप्नोसिस को यूज़ करके पैटर्न्स को रिक्रिएट कर सकते हैं, पुराने पैटर्न्स की हीट को ख़त्म कर सकते हैं। ग्रेट सर, बहुत सारा अलग अलग चीज़ें सुनने मिलती हैं, जैसे थर्ड आई ऑप्टिमाइजेशन, थर्ड आई एक्टिवेशन, टेलीपैथी, ऑरा रीडिंग, ये सब जो टर्म्स होते हैं इनके कंबाइन ऑकल्ट साइंस, जिसको आज हम लोग मॉडर्न भाषा में ऑकल्ट साइंस, साइकिक एबिलिटी के नाम से जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल ऑडियंस को बताएंगे? मुझे लगता है नाउअडेज बीइंग मोर नेचुरल इज सुपर नेचुरल। हम सबकी नेचुरल एबिलिटी है ये। तो मुझे लगता है कि आप अपने दिमाग को इस लेवल पे ट्यून कर सकते हो,
अपने दिमाग को इस लेवल पे ट्रेन कर सकते हो कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हो, कि आप साइकिक एबिलिटीज़ डेवलप कर सकते हो। आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो है, आप कैसे यूनिवर्स में से कोई चीज़ क्रिएट करते हो। आज के टाइम में क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है? क्वांटम फिजिक्स दो थ्योरी हैं। एक है जो बिग बैंग और फिर यूनिवर्स हुआ और फिर उसके बाद जो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उससे दुनिया बनती चली गई। आप इस बोतल को सबसे छोटे साइज में तोड़ोगे तो आपके पास पार्टिकल बचता है, एटम बचता है, जो कभी तो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, कभी वेव जैसा बिहेव करता है, राइट? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है। जब ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तो वो अलग बिहेव कर रहा है, राइट? तो इसका मतलब ये है कि दृष्टा का जो है दृश्य पे असर पड़ रहा है। तो एक दर्शन शास्त्र में एक बात ये भी कही गई है कि ये पूरी दुनिया एक सिमुलेशन है, इसे हम आकार दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? ये ऐसा ही क्यों दिख रहा है? इसके जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए माइक बनाने के लिए वो यूनिवर्स में मौजूद थी। मैंने यहाँ से एक आइडिया क्रिएट किया और फिर मैंने ज़मीन में से धातु पैदा कर ली, मैंने फायर से इसको मोल्ड कर लिया। फायर कैसे पैदा की? गैसेस को यूज़ करके फायर बना ली। फिर मैंने रेडियो फ्रीक्वेंसी पैदा कर ली। फिर मैं यहाँ से वहाँ ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी खोज लाया। यूनिवर्स में चीज़ें मौजूद हैं, मैंने अपने दिमाग में एक आइडिया क्रिएट किया, रिसोर्सिस को यूज़ किया और उसको एक फिजिकल फॉर्म में ले आया। वंडरफुल है, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। तो ये कितनी सरल बात है। तो साइकिक एबिलिटी नहीं है, वो नेचुरल एबिलिटीज़ है। पर हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, कोई किसी की आंख में देख के कुछ बता दे। कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ से आंख बंद करके और कल्पना करूँ कि मेरे जीवन में जो है 10 करोड़ का घर आ गया है और वो आ जाए। आएगा, चैनलाइज होना पड़ेगा। तो एक तो दुनिया है ये जो हम सेंसेस से लेते हैं। इसमें 3 स्टेप होते हैं, माइंड, बॉडी, तीसरी चीज है स्पिरिट, चेतना इसको बोलते हैं। चेतना। माइंड क्या है? ये मेरा मन, जिससे मैं इंद्रियों से इस चीज़। बॉडी क्या है? इंद्रियों से इकट्ठा की इन्फॉर्मेशन। मन क्या है? कैलकुलेशन कर रहा है, उसके अंदर उसके अपने पैटर्न्स है, थॉट प्रोसेस है। फिर आती है आपकी स्पिरिट, आपकी कॉन्शियसनेस। जब वो तीनों एक गोल के प्रति अलाइन होंगे, आप अचीव कर लोगे उसको। वाह। तो कोई भी परामानसिक शक्ति सच में परामानसिक नहीं है, ये मानसिक शक्तियां ही हैं। आप अपनी कॉन्शियसनेस को जिस तरफ ले जाना शुरू करते हो, ये उसी तरफ जाना शुरू कर देती है। आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि जितने हम नेचुरल हो जाएं उतनी हम अपनी सुपर नेचुरल पावर को जान सकते हैं। यस। क्या इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो सिंपल लाइफ जीते थे और बड़े, जैसे आज साइंस ने हज़ारों साल, लाखों साल बाद डिस्कवर किया प्लैनेट्स के, इतनी सारी मिल्की वे के, गैलेक्सी के, पर हमारे जब ग्रंथ उठा के देखो तो उसमें सारी चीज़ें पहले से लाखों साल को कैलकुलेशंस करके गए हैं, चीज़ें बताते हैं एग्जैक्ट किस जगह पे है, कितना साइज होना चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, कितनी दूरी होना चाहिए। तो जितने नेचुरल हम होंगे उतना ज़्यादा हमारी अंदर की शक्तियाँ। मुझे कभी कभी अपने बुजुर्गों के बारे में ये लगता है, हमारे पूर्वजों के बारे में, वो दुनिया को ना बहुत गहराई से जानते हुए लोग होंगे और उन्हें बहुत चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं लिखी कि वो उसके आगे के कॉन्सिक्वेंसेस की कल्पना पहले से कर सकते होंगे। शायद उन्होंने 1000 साल पहले बंदूक नहीं बनाई होगी, जबकि रसायन विज्ञान विकसित था, धातु विज्ञान विकसित था। उन्होंने सोचा तीर से रेंज सीमित रहेगी, इतने तक ही मार पाएगा, दुनिया बची रहेगी। वाह, बहुत गहरी बात है। जब वो लोग पत्थर से लेके और तीर तक आ सकते हैं, तो क्या वो बंदूक नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते होंगे। जब वो लोग बारिश के गणना करके बता सकते हैं, तो क्या उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे कि बिजली कैसे पैदा करनी है? ज़रूर होंगे। जब वो लोग स्तूप, वो कौन सा स्तंभ है, सारनाथ स्तंभ जैसा एक कमाल की चीज़ बना सकते हैं, जब वो लोग इतने बड़े बड़े प्राचीन मंदिर बना सकते हैं, तो क्या वो लोग कैलासा जैसा कमाल का मंदिर बना सकते हैं जिसके बारे में लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि ये लेज़र से कटा है या इसका मलबा कहाँ गया? तो क्या वो लोग और कुछ चीज़ें नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते होंगे, पर वो जीवन को इतनी गहराई से जानते होंगे कि उनको कॉन्सिक्वेंसेस पहले से समझ में आते होंगे। दूरदर्शिता इतनी बढ़िया रही होगी उनके अंदर। और इसीलिए मुझे लगता है कि वेदों में चीज़ें जो है ना वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखी हुई हैं। उन्होंने सिर्फ इतना ही कह दिया, अहम ब्रह्मास्मि। अब आप करो इस पे विचार और आप पूरा दर्शन शास्त्र खंगाल सकते हो, आप एक नया दर्शन बना सकते हो। उन्होंने
शिव की कल्पना, शिव के सूत्र में कह दिया चैतन्य अमृतम, तो तुम्हारी चेतना ही तुम्हारा अपना है, चैतन्य आत्मनम, तुम्हारी चेतना ही अब तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा अपना है, ढूंढ लो अब जाओ। इतनी छोटी सी बात में कह के चले गए वो। तो मुझे लगता है कि वो बहुत कमाल के लोग रहे होंगे, और ये तभी संभव है जब प्रकृति के बहुत नज़दीक हो। बहुत विस्मित करने वाली बातें आपने की सर। मतलब ऐसा लग रहा है कि रविंद्र जी शायद पुराने जन्मों, कई जन्मों से पढ़ाई कर रहे हैं, और आज मैं जो सुन रहा हूँ वो कई जन्मों की तपस्या है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, पर मैं मानता हूँ कि ऐसा है, ओल्ड सोल, और हम सब ही हैं ये, तो इसमें तो कोई वो है नहीं, हम सब ये नहीं, आप जागृत ओल्ड सोल हो, हम लोग अभी जागृत ओल्ड सोल नहीं अरे है। सर, सब जागे हुए हैं, जागने का आभास किसी को पहले है किसी को बाद। और मैं तो इस वाले ईगो में भी नहीं फंसना चाहता मैं जागरूक हूँ या मैं जागा हुआ हूँ, नहीं। आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, हो सकता है 2 घंटे बाद मैं अपने किसी दोस्त के साथ कहीं बैठ के 5वीं क्लास टाइप बातें कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं मानता हूँ मैं इस चीज़। सर एक और इसी धुरी के इर्द गिर्द एक टर्म बड़ा घूमता है, SRT, स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपी। वो कैसे हमारे लिए यूज़फुल है, और उसका क्या यूज़ करके हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं? देखिए, हमने अब तक जितनी भी बातें की वो हमने बातें की इस फिजिकल वर्ल्ड की और फिर मेंटल वर्ल्ड की। लेकिन तीसरी चीज़ है जिसको लोग बोलते हैं स्पिरिट, आत्मा, भूत, प्रेत। तो पहले इसका ना वर्ल्डली कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। आयुर्वेद में के क्षेत्र में बहुत पुराना ग्रंथ है। मेरा मानना है कि 2 सभ्यताएं ऐसी हुई हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, पर मुझे जो पर्सनली पसंद है, चाइनीज़ सिविलाइजेशन एंड हमारी अपनी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन दोनों के पास ऐसे ऐसे ख़जाने हैं। उनमें से एक ख़जाना है आयुर्वेद। चाइना के पास भी उनकी अपनी जो चाइनीज़ मेडिसिन जो पुरानी है। तो आयुर्वेद में जितने ऋषि हुए हैं उनमें से महर्षि चरक जो हैं, वो उनका बहुत बड़ा योगदान है। शल्य चिकित्सा कह लो या आप चरक संहिता कह लो। तो उन्होंने ना आयुर्वेद के 8 अंग निर्धारित किए। उनमें से एक अंग है भूत विद्या या भूत व्याधि। ये आयुर्वेद में है? आयुर्वेद में है। आयुर्वेद के 8 अंगों में से एक है भूत विद्या। आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, गूगल सिर्फ इतना ही लिखना है, 8 आयुर्वेद के 8 अंग। भूत व्याधि या भूत विद्या जो चीज़ है, बेसिकली वो इसको मनोविकार कहते हैं। वो कहते हैं कि भूत विद्या जो है, भूत व्याधि जो है, ये एक मनोविकार है, और इसको ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों में से एक चिकित्सा है ईश्वरीय चिकित्सा। और भी तरीके बताए उन्होंने, मसाज जिसको हम अभ्यंग कहते हैं, अभ्यंग के बारे में बताया है। उन्होंने डराने धमकाने के बारे में बताया है, और प्रताड़ना के बारे में बताया है कि इससे भी भूत व्याधि को ठीक किया जा सकता है। और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे नींद आए या इस तरीके की चीज़ें, रेस्ट कराना या इस तरीके की चीज़ें, जिनको हम बोलते हैं सिडेटिव्स। तो कुछ ऐसे सिडेटिव्स बताए हैं। तो उन्होंने मेडिसिन के साथ साथ और तरीके मनोरंजन बताया है, नृत्य बताया है, कला बताया है। उनमें से एक बताया है ईश्वरीय चिकित्सा। अब हुआ ये समय के साथ साथ जब विज्ञान, हम तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि 5000 साल पहले विज्ञान इतना विकसित हो गया था, और फिर हम कहते हैं कि भूत प्रेत जो है वो सिर्फ मंत्र तंत्र से जाएंगे, मेडिसिन से जा ही नहीं सकते। भाई मेडिसिन का एक्सपर्ट है जो उस ग्रंथ में इतना बड़ा योगदान है जिनका, वो खुद ये बात कह रहे हैं कि मेडिसिन से जाता है, क्योंकि ये एक उन्माद है, एक मनोविकार है। उन्होंने इसे उन्माद कहा है। टर्म है भूतोन्माद, इसके लिए एक टर्म है। तो वो कह रहे हैं कि आप ईश्वरीय चिकित्सा सबसे आसानी से इस्तेमाल की जाने वाली है। अब ईश्वरीय चिकित्सा में उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम झाड़ फूंक करो, बलि दे दो, तुम जो है उस काला धागा बांध दो उसके गले में, या जो है उसको इधर उधर जो है दरबार में, धाम में, या होली स्पिरिट से हील कराओ। नहीं, ईश्वरीय चिकित्सा में उन्होंने कहा हवन। क्यों? क्योंकि हवन में दी जाने वाली कुछ आहुतियाँ होंगी जिससे वो इनडायरेक्टली उन्हें इनहेल करेगा, और वो लंग्स में जाके उसके अंदर कुछ मेडिसिनल चेंजेस ला सकती हैं। दूसरा, जब हम ईश्वरीय चिकित्सा करते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ स्थान पे जाते हैं, आप देखिए तीर्थ स्थान आपके घर से दूर दूर क्यों है? आप कोई भी तीर्थ स्थान उठा के देखिए, वहाँ के लोग रोज उस मंदिर में नहीं जाते होंगे, नहीं जाते, क्योंकि उनके लिए तो घर की बात है। हाँ। वही आदमी साउथ इंडिया के किसी मंदिर में जाता होगा जो नॉर्थ इंडिया वाला है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो तीर्थ स्थान है। तो ऊंचाई पे क्यों है, पहाड़ों में क्यों है, जंगलों में क्यों है? पूरा शोर शराबे से हट के आप एक वातावरण से बाहर जाते हैं, एक नए अलग तरीके के वेदर कंडीशंस में जाते हैं। आप एक पर्पस लेके जा रहे हैं वहाँ पे। जब आप एक पर्पस लेके वहाँ पे जा रहे हैं, तो जो आपका पर्पस है वो आपको एक इमोशनल स्ट्रेंथ देता है,
और आप एक नई दुनिया में जाते हैं। वहाँ से फिर जो आप लेके आते हैं वो आपको ट्रांसफॉर्म करता है। तो ईश्वरीय चिकित्सा में पूजा, हवन, मंत्र चिकित्सा, तीर्थ स्थानों पे जाना, ये सब बताया गया है। हाँ, इसमें कुछ तामसिक तरीके भी हैं, जैसे बलि देना, हो सकता है उस वक्त के कल्चर में वो होता होगा, हो सकता है दान दक्षिणा करना उस वक्त के कल्चर में वो होता होगा। अब जिसकी यथा सामर्थ्य है, किसी ने लिख दिया 100 गौ दान करो ब्राह्मण को, जिसका सामर्थ्य रहा होगा, जिस राजा का, वो 100, 1000, 500 करता होगा। जिसका नहीं रहा होगा वो अन्न दान करके ही ये समझता होगा कि हो गया। तो ये तो हो गया मेडिसिनल और वर्ल्डली तरीका। हुआ ये कि टाइम के चलते चलते लोग ईश्वरीय चिकित्सा को ही वास्तविक चिकित्सा पद्धति मानकर बैठ गए, और धीरे धीरे वो इतना डिस्टॉर्ट हो गया कि ये मान लिया गया कि भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्न, ये जितने भी टर्म क्रिएट हो गई ये हैं, और ये मंत्र तंत्र टोटके से जाएंगे। क्योंकि वक्त के साथ साथ ईश्वरीय चिकित्सा का रूप बदल गया, भूत व्याधि का रूप बदल गया। अब जो आज से 1000 साल पहले पैदा हुआ होगा, उसके अंदर आपको क्या लगता है आज की भाषा बोलने वाला भूत आया होगा? नहीं आया होगा ना। आज जिसके अंदर कोई भूत आ रहा है वो आज से 500 साल बाद वाली भाषा बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। उसके पास जितने रिसोर्सेज, जितनी नॉलेज, जितनी इन्फॉर्मेशन है, वो उतना ही बोल सकता है, उसके ज़्यादा नहीं बोल सकता। अगर किसी के अंदर भूत आ जाए और वो कहे मैं चाइनीज़ हूँ, और वो चाइनीज़ बोलने लगे, तो संभव ही नहीं है कि उसकी चाइनीज़ एक्यूरेट चाइनीज़ होगी। उतनी ही होगी जितने उसके पास रिसोर्सेज हैं। हो सकता है उसने कहीं से सुन लिया, उतने ही रिसोर्सेज हैं। तो SRT जो है वो साइंटिफिक अप्रोच है कि भैया भूत व्याधि है, आयुर्वेद में जो वर्णित तरीके हैं उन तरीकों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, मॉडर्न साइकोलॉजी को कैसे उसके साथ कंबाइन किया जाए। तो SRT जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें हम लोग ईश्वरीय चिकित्सा, मेडिसिन्स और माइंड हीलिंग के तरीकों को यूज़ करके अहिंसक तरीके से स्पेशली भूत प्रेत व्याधि को ठीक करते हैं। या इसी को मल्टीपल डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, साइकोलॉजी की जो कन्वेंशनल लैंग्वेज है उसमें कहा जाता था डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। और उस आइडेंटिटी या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जब कोई एक पर्सनालिटी ऐसी आ जाती है जो ये दावा करती है मैं भूत हूँ, प्रेत हूँ, पिशाच हूँ, और सिर हिलाने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उसे हम कहते हैं स्पिरिट पोजेशन सिंड्रोम। मल्टीपल पर्सनालिटी का ही पार्ट है स्पिरिट पोजेशन सिंड्रोम। बिल्कुल वैसे ही जैसे गॉड कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें कोई इंसान अपने आप को ईश्वर मानने लगता है। अब किसी में बालाजी आ रहे हैं, किसी में होली स्पिरिट आ रही है, किसी में फलां पीर आ रहे हैं, किसी में माता आ रही है, तो गॉड कॉम्प्लेक्स। तो SRT जो है ये थोड़ा अहिंसक और साइंटिफिक अप्रोच है उन लोगों के लिए जो ये तो नहीं मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, मगर ऐसे सिम्टम्स फेस करते हैं अपनी लाइफ में। तो मॉडर्न वर्ल्ड में SRT एक बहुत ही कमाल का टूल है। वाह, मतलब जितनी भी बातें इतनी देर से हो रही हैं उसमें सच में डूब जाने को मन कर रहा है। और जितने सहज सरल तरीके से आपने बहुत सारी रेमेडीज़ बताए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान को बीमारियां तो कुछ हैं ही नहीं, खाली सोचने के पैटर्न डिस्टर्ब हैं। वो अननेचुरल ज़्यादा हो गया है, जितना ज़्यादा नेचुरल होता जाएगा उतनी जल्दी चीज़ें ठीक कर सकता है। और बड़े सिंप्लीफाई तरीके से एक व्यक्ति अपने जीवन के अधिकांश चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है। तो मैं वापस से फिर से हिप्नोसिस पे आना चाहूँगा सर। जैसे हम सेल्फ हीलिंग की बात कर रहे थे, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे कि कैसे हिप्नोसिस एक व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करने में बड़ा योगदान दे सकती है। देखिए, आप जब सुबह घर से निकलते हैं तो आप करीब करीब अपने दिन को प्लान करके निकलते हैं, राइट। और शाम तक अगर वो सारी चीज़ें वैसी हो जाएं जैसी आपने सोची हैं, तो आपको लगता है आज का दिन सक्सेसफुल रहा। लेकिन जीवन के मामले में चल ये रहा है कि हम हर एक गुजरते हुए दिन को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, लेकिन उसको उस तरीके से जी नहीं रहे जैसे हमें जीना है। प्लान्स तो हैं हमारे पास, पर एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए हमें चाहिए स्ट्रेंथ। बॉडीली स्ट्रेंथ बना ली तो अंदर का पैटर्न जो है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है, तो माइंड बॉडी स्पिरिट अलाइन नहीं हो पा रहे। तो हिप्नोसिस के ज़रिए कोई भी इंसान अपने माइंड को बहुत जल्दी अलाइन कर सकता है। जैसे वो अपने माइंड को ट्रेन करेगा, पुराने पैटर्न्स को तोड़ेगा, पास्ट की मेमोरीज को इरेज करेगा, नए पैटर्न्स क्रिएट करेगा, कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकता है, स्ट्रेंथ क्रिएट कर सकता है। कोई नई एबिलिटी सीखने में टाइम लग रहा है, वो सीखने के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकता है। नए एक्शंस लेने हैं लेकिन पुराना पैटर्न है प्रोक्रास्टिनेशन का, उसको तोड़ सकता है। आप
किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित है कोई, उसका कोई बॉडीली रीज़न समझ में नहीं आ रहा है, कोई मेडिकल रीज़न समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बन गया है। जैसे बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस, एलर्जीज साइकोसोमैटिक होते हैं। जैसे एक्जिमा है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। एक्जिमा में बेसिकली क्या होता है, बॉडी जो है वो अपने टाइम से जल्दी एज होने लगती है। सोराइसिस है जैसे, वो भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है एक तरीके का। हाँ, बॉडी लेवल पे है, लेकिन उसमें अगर माइंड को रिलैक्स किया जाए तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जो बॉडी की प्रॉब्लम्स हैं या इमोशंस की प्रॉब्लम्स हैं, इन सब में आप हिप्नोसिस को यूज़ कर सकते हो। और जब आप अपने माइंड को अपनी बॉडी के साथ चैनलाइज कर लोगे, अपने एक्शंस को अपने एनर्जी के साथ अलाइन कर लोगे, तो ऑफकोर्स आप अपनी मर्जी के रिजल्ट्स ला सकते हो, लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सर वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी मुझे लग रहा है कि मुझे पूछने चाहिए, पर केवल एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या सेल्फ पिटी की भावना को हम हिप्नोसिस से धीरे धीरे या ख़त्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कोई भी इमोशनल चैलेंज को, सेल्फ पिटी हो, सेल्फ डाउट हो, सेल्फ क्रिटिसिज्म हो, सेल्फ सैबोटैजिंग हो, या इसके अलावा नेगेटिव सेल्फ टॉक करता हो इंसान, कॉन्फिडेंस की कमी हो उसके अंदर, फियर, फोबिया, कोई भी तरीके का फोबिया हो, ऊंची आवाज़ का फोबिया हो, हाइट का इमोशनल इम्बैलेंसिंग, एंगर इश्यूज, प्रोक्रेस्टिनेशन, कोई भी इस तरीके के पैटर्न्स आप आसानी से हिप्नोसिस से ब्रेक कर सकते हो। वाह, वंडरफुल सर, बहुत अच्छा लगा रविंद्र जी, आज आपके साथ बात करके इतना मज़ा आ रहा है। थैंक यू। मतलब सच में बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है इस पॉडकास्ट को समराइज करने का, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने का। तो क्या हमारे ऑडियंस के लिए, क्योंकि आपके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और मुझे लगता है कि आपके सारे वीडियोस ही कोई देख ले तो उसको कोई कोर्स करने की ज़रूरत ही ना पड़े, पर फिर भी यदि कोई अपने आप को और अच्छे से हिप्नोसिस के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो क्या कोई ऐसे कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं जो लोगों को हील करने में हेल्प कर सकते हैं और हिप्नोसिस सीखने में हेल्प कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाने में हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल है सर। क्योंकि मैं इस बात को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि अगर आपको यूनिवर्स कुछ दे रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे आगे बांटें। और साथ ही साथ यूनिवर्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज, और ये मन का भी कॉन्सेप्ट है कि जिस चीज़ के लिए आप पे करते हैं आपका मन उसकी वैल्यू करता है। तो ये जानते हुए कि मुझे चार्ज भी करना है और ये भी जानते हुए कि मुझे बहुत सारा सिखाना है, तो मेरे हिप्नोसिस का एक बहुत ही वंडरफुल कोर्स है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ये बोलते हैं कि ऐसा कोर्स आज से पहले हमने देखा ही नहीं हिंदी भाषा में। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 वर्कशॉप्स कंडक्ट की और वो सारी वर्कशॉप्स को रिकॉर्ड किया और उसमें ऐसी ऐसी टेक्निक्स प्रैक्टिस कराई जो मैं आमतौर पे नहीं सिखाता हूँ, और वो सारा कोर्स रिकॉर्ड करके लगभग 30 से 35 घंटे का टीचिंग मटेरियल बना के मेरी वेबसाइट पर डाल दिया, और उसका प्राइस सिर्फ 1300 रुपीज़ है। Only 1300? 1352। इसीलिए क्योंकि हर कोई आसानी से खरीद सके। और उसमें सर सेल्फ हिप्नोसिस, NLP, SRT का एक पार्ट है उसके अंदर। माइंड से कैसे बात करनी है, ख़ुद को हील कैसे करना है, दूसरे को हील कैसे करना है, वो सारे प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल करने हैं, चाहे वो पास्ट का इशू हो, चाहे एंजाइटी का इशू हो, चाहे एंगर का इशू हो, उसके अलावा कुछ और सपोर्टिंग थेरेपीज़। उसके अलावा उसके अंदर इंस्टेंट हिप्नोसिस भी है कि आपको कहीं परफॉर्म ही करना है ऐसे ही, वो कोर्स उसमें उसके साथ बोनस में उसी बंडल के अंदर है। उसके अलावा उसमें रेडी टू यूज़ ऑडियोज़ हैं 8। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप बस ऑडियो प्ले कर लो एंजाइटी का और आंख बंद करके बैठ जाओ, मेरी आवाज़ में पूरा सेशन रिकॉर्ड है। उसके अंदर 8 ऐसे ऑडियोज़ हैं। तो ये इतना पावरफुल बंडल है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। और जब ये बात आई कि इसको सेल करना है मार्केट में, लोगों को इसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो मेरी टीम ने डिसाइड किया 5000, 8000, 10,000, 1000। आई सेड 1000। देन फिर उसके बाद मेरी टीम ने कुछ अपने कैलकुलेशंस किए एंड 1300 रुपीज़ उन्होंने डिसाइड किया। सो मेरी वेबसाइट पे जाके कोई भी परचेज़ कर सकता है। मेरी बायो में उसका लिंक भी है और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप डाल दीजिएगा। अगर आपकी ऑडियंस लेना चाहे तो दे आर वेलकम। बहुत बढ़िया रविंद्र जी, सच में आज आपसे बात करके मुझे भी बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने मिली। कुछ टर्म्स तो मैंने भी अपने जीवन में पहली बार सुने, भूत व्याधि, भूत उन्माद। तो बहुत सारी चीज़ें, आयुर्वेद में इतना खजाना छिपा हुआ है, मुझे भी आज पहली बार जानकारी हुई। और आई एम वेरी श्योर कि ऑडियंस को भी बहुत कुछ नया सीखने मिला, बहुत कुछ जानने मिला। तो यदि आप सबको लगता है कि अभी भी, मैं तो वैसे बहुत सारे सवाल और मेरे बाकी हैं, पर आपने इस पॉडकास्ट को देखते हुए कुछ अपने सवाल महसूस किए हों तो कमेंट बॉक्स में वो सवाल बताइए।
मैं ज़रूर एक बार वापस रिक्वेस्ट करूंगा रविंद्र जी से, उनको वापस एक बार बुलाऊंगा और कुछ आपके सवाल और कुछ मेरे सवाल के साथ एक और भाग मैं ज़रूर करना चाहूँगा रविंद्र जी के साथ, क्योंकि आज मैंने जो पूछा है अभी भी मुझे मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलने बाकी हैं। तो रविंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो पे आने के लिए और हम लोग को इतनी कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।